अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में कई सौ बल्कि हज़ारों सल्तनत मैसूर के सिपाही शहीद हुए थे और अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स ने अपनी पर्सनल डायरीज और नोट्स में कई वाक़ियों का जिक्र किया है, जिसमें उन लोगों ने सुल्तान के सिपहसालारों का और साथ ही उस वॉर में हुए इंसिडेंट्स को नोट किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जो सैयद साहब से जुड़ा हुआ है, और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सैयद साहब कौन थे और वो क्या गद्दार थे या फिर नहीं। दोस्तों, सैयद साहब का पूरा नाम सैयद मीर मोइनुद्दीन था, जिनको कॉमनली लोग सैयद साहब कह के पुकारा करते थे। और दोस्तों, सैयद साहब के इस वाक़ये और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर मैं ख़ुद भी इतना कंफ्यूज हूँ कि क्या वो गद्दार रियल में थे या नहीं, क्योंकि सैयद साहब ना सिर्फ सल्तनत मैसूर के एक सीनियर कमांडर थे, बल्कि वो सुल्तान के दूर के रिश्ते के कज़िन भी लगते थे और साथ ही वो सुल्तान के ससुर भी थे। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली मिलती रहें। दोस्तों, सैयद साहब को लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरह से कहा है। मीर हुसैन अली किरमानी, जो हज़रत टीपू सुल्तान के बायोग्राफर थे, उन्होंने सैयद साहब को ना तो गद्दार कहा है और ना ही उन्हें वफ़ादार कहा है, मगर हिस्टोरियन और बुक राइटर मुहिबुल हसन ने सैयद साहब को गद्दार कहा है और उन्होंने ये लिखा है कि अंग्रेज़ों के साथ सैयद साहब ने बहुत पहले ही हाथ मिला लिया था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सैयद साहब की ज़िंदगी को थोड़ा डीपली एनालाइज करना चाहिए था मुहिबुल हसन को, ये कहने से पहले कि वो गद्दार हैं। दोस्तों, सैयद साहब के बारे में मुहिबुल हसन ने अपनी किताब के पेज नंबर 47 से 371 तक कई बार इनके बारे में मेंशन किया है, जिसमें सैयद साहब ने हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान का साथ दिया था, उस तरह की कई जंगों के वाक़ियात वगैरह लिखे गए हैं और साथ ही वो किस जंग में कहाँ पर तैनात थे ये भी लिखा गया है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ देखी है तो आपको उसमें मैंने बताया था कि कई सुल्तान के कमांडर्स उनके वफ़ादार ही थे, मगर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की हार के बाद उन लोगों ने गद्दारियाँ शुरू की थी। और दोस्तों, जब एक पॉइंट पे जाके थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कॉर्नवालिस और अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हुई थी श्रीरंगापट्टनम के पास और उन लोगों को पीछे हटना पड़ा था, वहाँ सुल्तान के सिपहसालारों में से कमरुद्दीन और सैयद साहब ने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। सैयद साहब और कमरुद्दीन ने अंग्रेज़ों के ऊपर ऐसे हमले किए थे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कि अंग्रेज़ ना चाहते हुए भी अपनी तोपों को छोड़ के उन्हें भागना पड़ा था। और दोस्तों, इसी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, जिसमें सुल्तान की मल्लिका रुकैया बानो शहीद हुई थी और सुल्तान ने अपने 2 बच्चों को गिरवी रखे थे, इन सारे इंसिडेंट्स के दौरान सैयद साहब हमेशा सुल्तान के साथ रहे हैं। और साथ ही थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के लगभग 3 साल के बाद सुल्तान ने सैयद साहब की बेटी से दूसरा निकाह किया था, जिनका नाम खतीजा ज़मान बेगम था। मगर किस्मत के चलते लगभग 2 साल के बाद 1797 में खतीजा ज़मान बेगम का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, इसके बाद भी सैयद साहब सुल्तान के हर मुहिम में उनका साथ दिए हैं और हर जंग में उनके साथ लड़ाइयाँ लड़े हैं, मगर फिर भी हिस्टोरियन मुहिबुल हसन ने सैयद साहब को गद्दार ही कहा है। ऐसा क्यों था और क्या ऐसे वाक़ियात हुए थे, चलिए आगे जानते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि सुल्तान ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान जब सुल्तान बैटल ऑफ सिदासीर पर गए हुए थे, उस वक्त सुल्तान ने पूर्णिया और सैयद साहब को जनरल हैरिस से लड़ने के लिए कह रखे थे, मगर जनरल हैरिस बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी प्रॉब्लम के श्रीरंगापट्टनम तक आने में कामयाब हो गया था। इसी वाक़ये को लेकर मुहिबुल हसन ने अपनी किताब में सैयद साहब को गद्दार ठहराए हैं और ऐसा लिखे हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाया था।
मगर सच्चाई क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि अगर सुल्तान को सैयद साहब पे थोड़ा भी शक होता तो सुल्तान उनको 4 मई के दिन वेस्टर्न एंगल की साइड पे जहाँ पे सैयद गफ्फार साहब को तैनात किया गया था उनके साथ सैयद साहब को ना तैनात करते। और दोस्तों, सैयद साहब की मौत भी 4 मई के दिन ही हुई थी, और वो भी नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास, जहाँ से ब्रीच करके अंग्रेज़ किले के अंदर दाखिल हुए थे। दोस्तों, जब मैं सैयद साहब के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स के पर्सनल नोट्स और डायरीज में जो लिखा है सैयद साहब के मुताबिक वो पता चला। वो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, मेजर एलन और लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर बीस्टन। इन दोनों ने 4 मई के दिन जो असॉल्ट हुआ था उसके दौरान हुए वाक़ियात को अपने डायरीज के अंदर और साथ ही अपने पर्सनल नोट्स के अंदर लिखा है। और दोस्तों, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स लिखते हैं कि 4 मई 1799 को जब अंग्रेज़ों ने हमला शुरू किया तो वहाँ ब्रीच के पास कई मैसूर के सिपाही मारे गए थे, और जब मेजर एलन, बीस्टन और डैलेस उस ब्रीच के अंदर दाखिल हुए और कुछ दूर रैम्पार्ट्स के पास आगे बढ़े तो वहाँ उन लोगों ने 3 लोगों की लाशों को देखा, जिनके कपड़े और हुलिये देखकर उनको समझ आया कि वो लोग कोई ख़ास लोग होंगे। उन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन मरे हुए लोगों का थोड़ा जायज़ा लिया, जिसमें से 2 लोग ऑलरेडी मर चुके थे, मगर उसमें से एक आदमी था जिसकी थोड़ी जान बाकी थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स लिखते हैं कि हम उसके पास गए और उसको सहारा देकर उनको उठाकर बैठाए। हमने जैसे ही उस आदमी को उठाया तो वो घबराकर इधर उधर देखने लगे, मगर मेजर डैलेस ने कहा कि ये तो सैयद साहब हैं। इस बात को सुनकर उस आदमी ने अपना सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैं ही सैयद साहब हूँ। सैयद साहब इतना ज़ख्मी थे उस वक्त कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, और उस मौके पर उन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सैयद साहब को थोड़ा पानी पिलाया, जिसके बाद सैयद साहब ने मेजर डैलेस से पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो। इस बात पर मेजर डैलेस ने जवाब दिया कि मैंने आपको मैंगलोर 1784 में यानी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान देखा था। सैयद साहब ये सुनकर कुछ न कह नहीं पाए, मगर यहाँ पर अंग्रेज़ों ने ख़ास करके मेजर एलन ने सैयद साहब से ये पूछा कि सुल्तान कहाँ हैं। दोस्तों, इस बात को सुनकर सैयद साहब ने उन ब्रिटिश ऑफिसर से कहा कि हज़रत टीपू सुल्तान किले के अंदर ही मौजूद हैं और वो आज सुबह ही सुल्तान से मिलकर यहाँ आए थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स आगे लिखते हैं कि हम सैयद साहब को हमारे साथ अपने कैंप में ले जाना चाहते थे, मगर उनके ज़ख्मों को देखकर हमें पता चल चुका था कि बस कुछ ही देर में ये मर जाएंगे, मगर फिर भी हमने पूरी कोशिश की उनको बचाने की। लेकिन रैम्पार्ट्स के अंदर से दोबारा गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी और मजबूरन हमें सैयद साहब को छोड़कर वहां से जाना पड़ा। दोस्तों, ये जो रैम्पार्ट्स के अंदर से गोलियां चलने की आवाज़ के बारे में जिक्र किया गया है, ये सुल्तान और उनकी बॉडीगार्ड ट्रूप्स के साथ जो लड़ाई हो रही थी वाटर गेट के पास, उस बात का जिक्र है। और दोस्तों, उन अंग्रेज़ी ऑफिसर्स ने सैयद साहब को वहीं पर छोड़कर वो चले गए, और अगले दिन यानी मई 5 की सुबह मेजर एलन, कैप्टन मैक्लॉयड और मीर नदीम उस जगह पर गए जहां पर उन लोगों ने सैयद साहब को छोड़ा था, मगर वहां पर उनकी लाश नहीं थी। तो वो अंग्रेज़ी ऑफिसर्स सैयद साहब के घर आए और वहां आकर उन्होंने देखा कि पूरा घर को पिछली रात को ही अंग्रेज़ी सिपाहियों ने पूरी तरह से लूट कर बर्बाद कर दिया था, और साथ ही सैयद साहब के घर की औरतों पे भी बहुत जुल्म किया गया था। और इसी दौरान उन अंग्रेज़ी ऑफिसर्स को ये खबर मिली कि सैयद साहब की बॉडी मिल गई है और उनके जिस्म को उनके एक बगल वाले घर में रखा जा रहा है। जब वो अंग्रेज़ी ऑफिसर्स वहाँ पर जाकर देखे तो वहाँ पर कुछ औरतें रो रही थी। कुछ देर बाद सैयद साहब को उनके उसी घर के पास में ही मदफून कर दिया गया। और दोस्तों, बाद में उन अंग्रेज़ी ऑफिसर्स को ये पता चला कि जब मेजर एलन, बीस्टन और डैलेस सैयद साहब को उसी रैम्पार्ट्स के पास छोड़कर आ गए थे, तो सैयद साहब खड़े होने की कोशिश में नदी के मोट के अंदर गिर गए और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने सैयद साहब की फैमिली, जिसमें लगभग 18 लोग थे, उनको मेंटेनेंस के लिए लगभग 200 पगोड़ा दिया करते थे सालाना। और दोस्तों, इस वाक़ये के बाद सैयद साहब की फैमिली का क्या हुआ और वो लोग कहाँ गए, ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। मगर ये एक ऐसा सवाल है कि शायद जिसका जवाब हमें कभी भी नहीं मिल सकता है कि सैयद साहब एक्चुअल में क्या गद्दार थे या नहीं थे, क्योंकि सैयद साहब ने अंग्रेज़ों को अपने आखिरी वक्त में ऐसा क्यों कहा कि सुल्तान किले में ही हैं, और साथ ही अगर वो एक्चुअल में गद्दार होते तो उस लड़ाई में शामिल क्यों हुए जिसमें उनकी मौत हुई।
शायद इन सवालों का जवाब हमें कभी भी नहीं मिलेगा, और सच्चाई क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सैयद साहब क्या गद्दार थे या नहीं थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ ही मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।